हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से संबंधित है। और यहाँ पर एक आपकी समीकरण है जिसे आपको बैलेंस करना है, वो भी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो समीकरण है Cr2O7 2 माइनस आयन प्लस Fe डबल प्लस आयन प्लस H प्लस आयन इक्वल टू Cr3 प्लस आयन प्लस Fe 3 प्लस आयन प्लस H2O। समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करो। ठीक है, तो बच्चों इस समीकरण को संतुलित करना है। तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो आपकी आयनिक समीकरण दी गई है इसके दो अर्ध समीकरण बना लेंगे सेम परमाणुओं के बीच में कॉम्बिनेट करके। जैसे क्रोमियम से क्रोमियम के बीच कॉम्बिनेशन हो जाएगा और Fe से Fe के बीच में कॉम्बिनेशन हो जाएगा और इस तरीके से दो अर्ध समीकरण बन जाएंगे। तो आपका पहला अर्ध समीकरण होगा Cr2O7 2 माइनस आयन से Cr3 प्लस आयन के बीच में, और दूसरा आपका अर्ध समीकरण हो जाएगा Fe2 प्लस आयन से Fe3 प्लस आयन के बीच में। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण बच्चों 2 मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले दो अर्ध समीकरण बनाएंगे और इसके बाद में ये क्लियर करेंगे कि किस अर्ध समीकरण में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है और किस में अपचयन की। तो बच्चों अगर Cr2O7 2 माइनस में अगर हम लोग क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो आएगी +6। ठीक है, आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए। और यहाँ पर क्रोमियम के ऊपर आप देख रहे हैं आवेश हो रहा है +3, यानी यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या +3, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या +6, अर्थात +6 से +3 यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। तो जब बच्चों ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो वो आपका अर्ध प्रक्रम हो जाता है अपचयन का। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका अपचयन का। और यहाँ देखिए Fe डबल प्लस से Fe ट्रिपल प्लस यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। तो बच्चों जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो वो आपका अर्ध प्रक्रम कहलाता है ऑक्सीकरण का। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका अर्ध प्रक्रम हो जाएगा ऑक्सीकरण का। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, दोनों अर्ध समीकरणों को संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संतुलित करेंगे Cr2O7 2 माइनस से जो आपका समीकरण दिया है Cr3 प्लस के बीच का। ठीक है, देखो यहाँ पर दो क्रोमियम के परमाणु है, यहाँ पर एक क्रोमियम का परमाणु है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रोमियम के परमाणुओं को संतुलित करेंगे, इसलिए यहाँ हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इधर आपके ऑक्सीजन 7 है, इधर ऑक्सीजन नहीं है। तो बच्चों हम लोग ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O के अणुओं का सहारा लेते हैं, वो भी आवश्यकता अनुसार। जैसे इधर 7 ऑक्सीजन है इसलिए हम लोग यहाँ पर 7 H2O ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे। अब बच्चों देखो ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन बढ़ गए। तो यहाँ पर देखो 7 × 2 यानी 14 हाइड्रोजन बढ़े। तो हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ का सहारा लेंगे। और इधर आपके हाइड्रोजन कम है इसलिए हम लोग इधर क्या करेंगे, 14 H+ जोड़ देंगे, क्योंकि इधर आप देख सकते हो 7 × 2 यानी 14 हाइड्रोजन इधर बढ़े हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ 14 H+ जब जोड़ेंगे अभिक्रिया के बाईं तरफ तो आपके हाइड्रोजन भी बराबर हो जाएंगे। अब लास्ट में हम बात करते हैं आवेश की। देखो 2 × 3 यानी प्लस का 6 आवेश अभिक्रिया के दाईं तरफ है, और इधर देखो 2 माइनस का और प्लस का 14 है, तो यहाँ पर प्लस का 12 बच जाएगा। तो अभिक्रिया के बाईं तरफ प्लस का 12 आवेश है और अभिक्रिया के दाईं तरफ प्लस का 6 आवेश। तो हम लोग क्या करेंगे, अभिक्रिया के बाईं तरफ 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि 12 में 6 माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी फाइनली क्या बचेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आवेश बराबर हो जाएगा। और ख़ास बात, अगर अर्ध प्रक्रम आपका अपचयन का है तो जो इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ने हैं वो अभिक्रिया के बाईं तरफ जोड़ने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका अर्ध समीकरण हो जाएगा बैलेंस। अब इसके बाद में जो आपका दूसरा अर्ध समीकरण है जो Fe से Fe डबल प्लस से Fe ट्रिपल प्लस के बीच में, इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। तो ये आपका अर्ध समीकरण हो गया Fe डबल प्लस आयन से Fe ट्रिपल प्लस आयन के बीच का। ठीक है, अब यहाँ पर ये सिंपल सा अर्ध समीकरण है क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही परमाणु है जो ऑलरेडी बराबर है, एक Fe इधर एक Fe इधर, और कोई परमाणु है नहीं, तो हम लोग उनकी बातें नहीं करेंगे। अब आवेश की बात करते, देखो इधर +2 आवेश इधर +3 आवेश, यानी यहाँ पर अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो आपका ये भी अर्ध समीकरण बराबर हो जाएगा और बैलेंस भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप बात कर रहे हैं बाकी परमाणु के तो वो है नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हुई है तो जो आपका इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाएगा वो अभिक्रिया के दाहिनी तरफ जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से ये भी आपका समीकरण हो गया बैलेंस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों अर्ध समीकरणों में हम उचित संख्या से गुणा करेंगे, इसलिए कि जिससे
इलेक्ट्रॉन सिमिलर हों और कैंसिल आउट हो जाए। जैसे यहाँ देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग अगर नीचे वाले समीकरण को 6 से गुणा कर दें तो यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले समीकरण को 6 से गुणा करेंगे और ये जो आपका ऊपर वाला समीकरण है इसको हम लोग 1 से गुणा करेंगे, ठीक है, और इसके बाद में जोड़ के लिखेंगे। तो ऊपर वाला जो आपका समीकरण है जिसे 1 से गुणा करेंगे तो उसको हम लिखेंगे तो सेम वैसे ही लिख दिया जाएगा, Cr2O 7 2 माइनस प्लस 14 H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2Cr3 प्लस आयन प्लस 7 H2O, ठीक है। तो इस तरीके से गुणा करके लिख दिया गया। अब जो ये आपका नीचे वाला समीकरण है इसमें हम लोग 6 से गुणा करेंगे पूरी समीकरण में, तो ये हो जाएगा आपका 6Fe2 प्लस इक्वल टू 6Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा आपका समीकरण 6 से गुणा करने के बाद में लिख दिया जाएगा। अब देखो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन कटे और ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन कटे, ठीक है। अब इसके बाद में और अगर कोई परमाणु या आयन कट होने वाला होता है तो उसको भी कट करते हैं, ठीक है। लेकिन और यहाँ पर कोई परमाणु कट नहीं हो रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब इन दोनों अर्ध समीकरणों को जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। यानी एरो के पीछे का जो भी हिस्सा है उसे पीछे रखेंगे और जो आगे का है उसे आगे रखेंगे। तो आपका अगला स्टेप जो होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा, Cr2O 7 2 माइनस प्लस 6Fe2 प्लस 14 H प्लस इक्वल टू 2Cr3 प्लस 6Fe3 प्लस और इसके बाद में प्लस 7 H2O, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका समीकरण लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली संतुलित समीकरण हो जाएगा। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि वाकई में ये समीकरण संतुलित हुई कि नहीं, ठीक है। देखो इधर क्रोमियम के 2 परमाणु हैं, इधर भी आप देख सकते हो 2Cr यानी क्रोमियम के 2 परमाणु हैं। यहाँ पर देख सकते हो 7 ऑक्सीजन है, 7H2 में आप देख सकते हो 7 ऑक्सीजन है और यहाँ पर देख सकते हो 14 हाइड्रोजन है। यहाँ H प्लस में देख सकते हो 14H प्लस, मतलब यहाँ पर भी 14 हाइड्रोजन है। 6Fe इधर है और 6Fe इधर है। अब बात करते हैं लास्ट में आवेश की, तो 2 गुणा 6 यानी प्लस का 6 और यहाँ पर देख सकते हैं 6 गुणा 3 यानी 36 18 और 18 6 24, मतलब प्लस का दाहिनी तरफ आवेश है कितना 24। अब बाईं तरफ देखते हैं तो यहाँ पर देखो 14 प्लस का और 6 दूनी 12, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 12 और 14, 12 दूना 24 और 2 26 हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर माइनस का 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस में 2 26 में -2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर भी आपका प्लस का 24 आवेश दिखने लगेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अभिक्रिया के दाहिनी तरफ प्लस का 24 आवेश है, अभिक्रिया के बाईं तरफ भी प्लस का 24 आवेश है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर चाहे परमाणु हो चाहे आवेश हो, टोटली क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये आपकी अब इस तरीके से कही जा सकती है कि संतुलित समीकरण हमें मिल चुकी है। हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका पहला चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इस चैप्टर से लिया गया है। और यहाँ पर एक आपको समीकरण बैलेंस करनी है, वो भी ऑक्सीकरण संख्या विधि से, ठीक है। और अगर आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण बैलेंस करना आता है तब तो बढ़िया बात है, अगर नहीं आता है तो आपको पहले वो आपका प्रोसेस सीखना चाहिए, क्योंकि वो आपका जब तक प्रोसेस समझ में नहीं आएगा तब तक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत होगी। और ख़ास बात, अगर ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी नहीं आती है तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखें और उसके बाद में फिर आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से अभिक्रिया को बैलेंस करें, तो आप आसानी से सीख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इक्वेशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं यानी चैनल पर नए हैं, वो लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरीके के जो भी वीडियो डाले जाएँ उनका नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंचता रहे, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन देखते हैं जो आपको बैलेंस करके बतानी है कि आखिर में इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो Zn प्लस HNO3 इक्वल टू ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4NO3 प्लस H2O को ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित करो। तो ये आपकी इक्वेशन है।
तो सबसे पहले हम लोग इसको एक बार और लिखेंगे, तो Zn प्लस HNO3 इक्वल टू Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4 NO3, ठीक है। इतना लिखने के बाद में कॉम्बिनेशन बनाएंगे सेम परमाणु के बीच में जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में एक्सचेंज हो, ठीक है, यानी एक्सचेंज दिखे। जैसे Zn के ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर Zn NO3 का होल ट्वाइस में जब Zn की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +2 आएगी। नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल में जब नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे +5 आएगी, ठीक है। अगर ये जो आपका जिंक नाइट्रेट है, इसमें अगर आप नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे +5 आएगी, तो +5 इधर भी है +5 इधर भी है, तो किसी प्रकार का एक्सचेंज नहीं दिखेगा, तो ये आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। मतलब इस नाइट्रोजन का इस नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। कहने का मतलब है ऑक्सीकरण संख्या में या तो कमी दिखे या बढ़ोतरी दिखे, कुल मिला के एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर ये जो अमोनियम नाइट्रेट है, इस अमोनियम नाइट्रेट में जब नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो -3 आएगी, यहाँ पर +5, तो इस नाइट्रोजन का इस नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब इतना करने के बाद में अब सबसे पहले जिन परमाणु के बीच में कॉम्बिनेशन बनाया गया है उनको बैलेंस करते हैं, यानी कि दोनों साइड में सिमिलर होने चाहिए। देखो Zn का एक परमाणु बाईं तरफ है, Zn का एक परमाणु अभिक्रिया के दाहिनी तरफ है, मतलब ऑलरेडी बराबर है। नाइट्रोजन का एक परमाणु अभिक्रिया के बाईं ओर, और यहाँ पर भी देख सकते हैं नाइट्रोजन का एक परमाणु। तो कुल मिलाकर जिन परमाणु के बीच में कॉम्बिनेशन या ऑक्सीडेशन नंबर में एक्सचेंज देखा गया है वो ऑलरेडी क्या है, बराबर है। इतना करने के बाद में फिर देखेंगे कि कहाँ पर कितने का ऑक्सीडेशन नंबर में एक्सचेंज हुआ है। जैसे इधर देखो 0 से +2, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हुई है, लेकिन कितने की, 2 की। अब यहाँ पर +5 से -3, तो कुल मिला के ऑक्सीडेशन नंबर में कमी जो हुई है ना, 8 की हुई है। अब इसके बाद में इतना क्लियर हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि 2 की हुई और कमी हुई 8 की, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग इसको थोड़ा सा सरल कर लेंगे और कट कर देंगे, 2 1 2 और यहाँ पर 2 चौको 8, तो कुल मिलाकर ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि 1 की और कमी यहाँ पर 4 की। अब इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि अभिक्रिया अगले स्टेप में बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। जैसे Zn से Zn के बीच में ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही थी 1 की, तो इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा 4 से, और जहाँ पर कमी हो रही थी वहाँ पर आपको जो वृद्धि हुई है उससे मतलब एक प्रकार से गुणा करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में जब इक्वेशन को लिखेंगे तो ये आ जाएगी। देखो इसमें आपकी कमी हो रही वृद्धि हो रही थी ना 1 की, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब है 4 से भी गुणा किया जाएगा। तो 4Zn प्लस HNO3 इक्वल टू 4Zn यहाँ पर भी हो जाएगा, आगे NO3 का वोल्टेज प्लस NH4 NO3 ऐसा लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद में फिर अगले स्टेप में देखो 4Zn प्लस यहाँ पर क्या किया गया, 10HNO3 क्यों किया गया। देखो यहाँ 4 Zn के परमाणु थे, यहाँ पर भी ऑलरेडी 4 Zn के परमाणु थे, लेकिन नाइट्रोजन का यहाँ पर देखो एक परमाणु था, और इधर देखो नाइट्रोजन कितने परमाणु, 3 दूना 6, और ये आपका यहाँ पर देखो 4 लगा है, यानी कि 1 सेकेंड 2 × 2 मतलब 2 नाइट्रोजन के परमाणु है ना यहाँ पर, क्योंकि एक नाइट्रोजन का होल ट्वाइस होगा, तो कुल मिला के 2 नाइट्रोजन यानी कि 4 से गुणा 8 नाइट्रोजन, और ये आपका एक नाइट्रोजन और एक कुल मिला के अभिक्रिया के दाहिनी तरफ 10 नाइट्रोजन और अभिक्रिया के बाईं ओर 1 नाइट्रोजन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 HNO3 कर देंगे, जिससे क्या क्या होगा कि अभिक्रिया के बाईं तरफ भी 10 नाइट्रोजन के परमाणु मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में ये अगला स्टेप हो जाएगा 4Zn प्लस 10HNO3 इक्वल टू 4Zn NO3 का वोल्टेज प्लस NH4 NO3। इस तरीके से जिंक के परमाणु बराबर हो चुके हैं, नाइट्रोजन के परमाणु ऑलरेडी बराबर हो चुके हैं। अब इसके बाद में ऑक्सीजन के परमाणु दोनों तरफ देखते हैं बराबर हैं कि नहीं। देखो इधर 10 × 3 यानी 30 ऑक्सीजन के परमाणु, इधर देखो 3 दूना 6 × 4 यानी 24 ऑक्सीजन के परमाणु ये, और यहाँ पर देख सकते हैं 3 ऑक्सीजन के परमाणु, मतलब 27 ऑक्सीजन के परमाणु हैं अभिक्रिया के दाहिनी तरफ, ठीक है, और 23 हैं अभिक्रिया के बाईं ओर। तो हम लोग क्या करेंगे 3H2 के अभिक्रिया के दाहिनी तरफ जोड़ेंगे, जिससे कि अभिक्रिया के दाहिनी तरफ भी 30 ऑक्सीजन के परमाणु हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन के परमाणु भी बैलेंस हो जाएंगे। और इधर देखो आपके 3 दूना 6 हाइड्रोजन ये और 4 हाइड्रोजन ये, कुल मिला के अभिक्रिया के दाईं ओर 10 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं 10HNO3 में 10 हाइड्रोजन हैं। तो इस तरीके से अब जिंक के परमाणु हो, चाहे नाइट्रोजन के परमाणु हो, चाहे ऑक्सीजन के परमाणु हो, और एटलीस्ट हाइड्रोजन के परमाणु, कुल मिलाकर सभी परमाणु संतुलित हो चुके हैं। मतलब अभिक्रिया के बाईं ओर ये परमाणु जितने हैं उतने ही अभिक्रिया के दाहिनी ओर भी हैं। तो इतना आपको करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले आपको 2 परमाणुओं का कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है, जैसे जिंक से जिंक के बीच में और नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के बीच में बना, उसके बाद में उन्हें बैलेंस करना है, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद में
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी परमाणुओं को संतुलित करना है। सेकंड लास्ट में ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करना है H2O के अणु जोड़कर, और लास्ट में हाइड्रोजन के परमाणु को आपको बैलेंस करना है H+ या OH- जोड़कर। तो इस तरीके से इतने स्टेप करना है, इससे आपका फिर फाइनली इक्वेशन जो है ना बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है। स्टेप वाइज आप अगर इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो आसानी से बैलेंस कर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।